बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ पे 3 बड़ी खबरें हैं, तीनों मैं आप तक पहुँचा देता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। नंबर 1, राणा शमीम साहब जो चीफ जज थे वो पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो जो मामला था तौहीन अदालत वाला वो अब आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये मामले के ऊपर कोई डेवलपमेंट है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और जो उनके बेटे ने उनके साथ कर दिया है वो भी एक आखिरी लेवल है। यानी मैं हैरान होता हूँ कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने उनके साथ किया, बिल्कुल वैसे ही राणा शमीम साहब के बेटे ने भी उनके साथ कर दिया है। दूसरा, फ़ौज के असासों के हवाले से चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि फ़ौजी ज़मीनों के ऊपर जहाँ पे फ़ौजियों को वो ज़मीनें मिलती हैं इसलिए अलाट होती हैं कि वो फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएँ, उनको कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इदारे की जानिब से। उस पर एक केस है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और तीसरा, गवादर को हक दो, ये मामला है क्या, ये कौन लोग हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं हुकूमत से, और हुकूमत इनको क्यों नहीं दे रही, ये चीज़ें मैं आप तक पहुंचाता हूं इस वीलॉग में। तो सबसे पहले राणा शमीम साहब ने अदालत में किया क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रा ये सुने आप। राणा शमीम साहब जिनका सब इंतज़ार कर रहे थे कि वो शाहकार कब अदालत में पहुँचेगा, तो वो पहुँच गया और उन्होंने वो कर दिया अदालत के अंदर कि हम हैरान रह गए। कुछ लोग सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे थे कि राणा शमीम गजनी है। गजनी, जिनको याद होगा, ये इंडिया की एक फ़िल्म थी, उस फिल्म में वो एक करैक्टर था कुछ गजनी करके, और उसके आमिर खान था एक्टर मेरे ख्याल में, उसके सर में चोट लग जाती है और वो भूलना शुरू हो जाता है, यानी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस उसका हो जाता है, थोड़ी देर के लिए चीज़ें याद रहती हैं फिर भूल जाता है। तो गजनी का रोल प्ले कर रहे थे आज साबिक चीफ जज राणा शमीम साहब अदालत में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक जज राणा शमीम को असल बयान हल्फी पेश करने का हुक्म। उन्होंने कहा क्या, हाई कोर्ट ने साबिक जज राणा शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की, और साबिक जज राणा शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकशाफ किया कि उन्होंने अपना ही बयान हल्फी देखा ही नहीं है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इल्जामात आयद किए गए थे। यानी एक बंदा बयान हल्फी दे रहा है, उसने खुद ही नहीं देखा, अंदाजा करें। और उसके बाद समाअत में राणा मोहम्मद शमीम बताते खुद मकामी अखबार के चीफ एडिटर मीर शकीलुर रहमान साहब पेश हुए, एडिटर आमिर गौरी साहब पेश हुए, और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब पेश हुए, और इनके अलावा अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान भी अदालत में पेश हुए। अदालत के कहने पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम रोस्टम पर आए, तो जज ने उनसे पूछा कि क्या आपने शो काज नोटिस का जवाब दे दिया है, जिस पर राणा शमीम ने कहा कि मेरे ख़ानदान में हादसा हुआ है, समाअत 12 तारीख के बाद मुकर्रर कर लें। राणा शमीम ने अदालत में इंकशाफ किया कि मैंने अभी तक अपना बयान हल्फी भी नहीं देखा। हैरत की बात है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने अभी तक अपना ही बयान हल्फी नहीं देखा। यानी हैरत की बात है, और ये वो आदमी है जो भूल गया चीज़ों को और अभी तक उन्होंने वापस जवाब नहीं दिया, जिनके भाई का इंतकाल होता है और भाई के इंतकाल के चंद दिन बाद तक वो लंदन में रुकते हैं ये बयान हल्फी जमा करवाने के लिए, और उस सदमे की हालत में जिससे वो कह रहे हैं मैं अभी तक नहीं निकल पाया, मुझे 12 तारीख के बाद का वक्त दें क्योंकि मेरे भाई का 40वां है और उसके बाद मुझे आप बुलवाएं। लेकिन आप हैरत की बात देखें, जिस शख्स को 3 साल पुरानी बात का एक एक लफ्ज़ याद है, जब वो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ करते थे, उन्हें यह याद नहीं है कि 1 महीना पहले, बल्कि 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो 20 दिन हुए, 20 दिन पहले उन्होंने क्या हलफनामा दिया है बरतानिया में नोटरी पब्लिक के सामने। आपका बयान हल्फी किस मकसद के लिए होगा, किसी अखबार के लिए आपने दिया था, चीफ जस्टिस ने पूछा। राणा शमीम ने बताया कि मेरा बयान हल्फी सील्ड था और सिर्फ खानदान के पास था, पता नहीं वो किस तरह लीक हो गया। अब ये मामला जो है वो जाता है सीधा जनाब जंग ग्रुप के ऊपर, द न्यूज़ के ऊपर, अंसार अब्बासी साहब के ऊपर, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने यह कहा है कि मैंने इसके बारे में जज साहब से बात की थी, और जज साहब लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं कि मुझे क्या पता ये कहाँ से गया। तो ये तजाद आ गया दोनों की बात में कि अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि मैंने ये हलफनामा लेने के बाद, वो कहते हैं वो हलफनामा सील्ड था, फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी फैमिली के पास था। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि फिर मैंने जज साहब से बात की, जज साहब का मौक़िफ़ हासिल किया। अब ये तजाद जो है ये दोनों में से किसी एक को फंसा देगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने
इस्तफसार किया कि क्या आपने उनको बयान हल्फी नहीं दिया, आपने बयान हल्फी किस मकसद के लिए, किसी मकसद के लिए दिया होगा, आप तहरीरी जवाब में बताएं कि 3 साल बाद बयान हल्फी किस तरह आया। तो अदालत ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को 5 रोज़ के अंदर तहरीरी जवाब जमा करने की हदायत की। राना शमीम ने कहा, मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूं, 5 दिसंबर को भाभी का चेलम है और 12 को भाई का चेलम है। ताहम अदालत ने हदायत की कि यह भी एक संजीदा मामला है, आप अपने आप को जस्टिफाई करें जो आपने कहा है। अब ये उल्टा गले पड़ गया, सारा मामला ही उल्टा गले पड़ गया है। हुआ यह है कि वो नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में उन्होंने झूठ सच लिख के एक एफिडेविट बना के उनके कहने के ऊपर बरतानिया में इसलिए जमा करवा दिया कि नवाज शरीफ साहब इसको इस्तेमाल कर देंगे फॉर द सेक ऑफ हिज वीज़ा, वो अपने वीज़ा के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि वो यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर देंगे और यहाँ पाकिस्तान में अदालत नोटिस ले लेंगी उनके ऊपर और उस नोटिस के बाद उनको अदालत में पेश होना पड़ जाएगा। अब वो साबित करेंगे जो बातें उन्होंने कही हैं वो ठीक हैं, साबित करना वहाँ पे मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के साथ एफिलिएशन खुल के सामने आ चुकी है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा यह 10 साल पुराना कागज़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझे याद ही नहीं है, मुझे वक्त दें कागज़ जमा करवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि 10 साल 20 साल पुराना कागज़ नहीं है, ये कागज़ आपका 1 महीना भी नहीं हुआ आपने जमा करवाया, कौन सा आपने रिकॉर्ड में से निकाल के लेके आना है। और इस पे जो है अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि मीडिया का किरदार दूसरे नंबर पे है, जिम्मेदारी राना शमीम पे आती है। इस्तदा है कि अदालत राना शमीम से असली हलफनामा मंगवाए। फिर अदालत ने उनसे असली हलफनामा मंगवा लिया है और एक तारीख उनको मिल गई है 7 दिसंबर तक कि वो अपना जवाब और असली बयान हल्फी अदालत में जमा करवाएं। वो भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 12 नवंबर के बाद का वक्त मिले और अब टाइम गेनिंग टैक्टिस कि मुझे किसी तरह टाइम मिले और मैं मामलात को आगे बढ़ाऊं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी साथी जज राना शमीम को भी बुरी तरह फंसा दिया है। अब वो कैसे इस मामले से निकलेंगे ये एक अलग कहानी है, जब निकलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हैरत है, वैसे इनके झूठों के ऊपर हैरत है कि जनाब मैं अगर एक बयान हल्फी आज लिख के देता हूं 1 सफ़े का, तो मुमकिन ही नहीं है कि मुझे वो भूल जाए, जिसमें मैंने 3 साल पुरानी बातें बताई हैं कि ना 3 साल पहले मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ये बयान हल्फी लिख के मैं नोटरी पब्लिक से जमा करवा रहा हूं और अब उस पर मैं जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं हूं और ये भी कह रहा हूं कि ये पेपर वापस लाने में मुझे वक्त ही आ जाए। हालांकि वो पेपर 100% आज उनके पास मौजूद होना चाहिए था। जिस मकसद के लिए आप साहिवाल से उठ के जा रहे हैं इस्लामाबाद, उस पेपर को आप नहीं लेके जा रहे, ये मुमकिन नहीं है। पेपर डेफिनेटली उनके पास होगा, लेकिन ये कानूनी एक्सक्यूजेज हैं जो वो हासिल कर रहे हैं। अब आ जाएं फौज के असासों के मामले में जो खबर है वो आपको मैं बता देता हूं। फौज मुल्क के दिफा के लिए है, ना कि कारोबार करने के लिए। बहुत अच्छी बात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। सेक्रेटरी दिफा से उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई थी, वो भी साबिक आर्मी के ऑफिसर हैं। सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर अदालत ने रिपोर्ट वापस लेने की इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा फिर हमें रिपोर्ट वापस लेने दें, ये वापस ले लें आप। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिनेमा हॉल, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद है, ये उन्होंने सवाल पूछा। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौज की गैर कानूनी तामीरात को हम छोड़ दें। फ़ौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? ये नस्ला टावर को अगर गिरा रहे हैं तो फिर फ़ौज की गैर कानूनी तो गैर कानूनी है, चाहे फ़ौज की है, चाहे किसी जज की है, चाहे किसी मीडिया वाले की है, किसी की भी होगी। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब फ़ौज को कानून कौन समझाएगा, ये भी उन्होंने पूछा। और साथ ही साथ फ़ौज के साथ कानूनी मावनत नहीं होती, वो जो चाहते हैं करते रहते हैं। फ़ौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मी करती है वो गैर आइनी है। कारसाज कराची में सर्विस रोड भी बड़ी बड़ी दीवारें तामीर करके अंदर कर दी गई हैं। कंटोनमेंट ज़मीन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम नहीं किया जा सकता। पर्ल मार्की और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल अभी तक बरकरार है। ये पहले हुक्म दिया गया था कि इनको हटाया जाए। काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिरा दें, ये हुक्म दिया। और कारसाज और राशिद मिनहाज रोड पर इश्तिहारात के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल बेस पर स्कूल, शादी हॉल भी बने हुए हैं। कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। कहा जा रहा है कि मसरूर और कुरंगी एयरबेस
बंद किए जा रहे हैं। एयरबेस बंद करके वहां कमर्शियल सरगर्मी शुरू करेंगे। कंटोनमेंट ज़मीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को, अगर दिफाई मकसद नहीं है, क्योंकि कंटोनमेंट की जो ज़मीन गवर्नमेंट देती है फ़ौज को, वो दिफाई मकासद के लिए देती है। आप उसको बाद में कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि इंडस्ट्री के लिए सरकार जो ज़मीन देती है वो इंडस्ट्रियल मकासद के लिए देती है। वहाँ पे आप दुकानें नहीं बना सकते, कमर्शियल प्लाजा नहीं बना सकते, उसके लिए बाकायदा कानून साजी करनी पड़ती है, वैसे ये हो नहीं सकता। तो ये ज़मीन वापस करनी पड़ती है। हुकूमत ज़मीन उन्हें वापस करेगी जिनसे एक्वायर की गई है, यानी जो ज़मीन एक्वायर हुकूमत करती है उसका पहला हक उन्हीं लोगों का होता है जिनसे एक्वायर की गई होती है। यानी एक आदमी ज़मीन का मालिक है, मोहम्मद बूटा, उससे सरकार ने ज़मीन लेके वहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी है। कल को वहाँ से इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है और वहाँ पे कुछ और बनाना है, कमर्शियल एरिया या कुछ भी, तो वो मोहम्मद बूटा पहला हकदार होगा कि वो ज़मीन वापस उसको दी जाए। उसके बाद फिर हुकूमत उसको कमर्शियल तरीके से एक्वायर करना चाहती है तो उस लेवल के ऊपर आज के रेट से एक्वायर कर दे। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि फ़ौज को मामूली कारोबार के लिए अपने बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। अपने इदारे के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोयटा और लाहौर में भी दिफाई ज़मीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। समझ नहीं आ रही वजारत दिफा कैसे इन सरगर्मियों को बरकरार रखेगी। और इसी तरह सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही के लिए तीनों अफवाज की मुश्तरका कमेटी बना दी गई है। अब ये एक अच्छी बात है। देखें, जब आप सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, फ़ौज के लिए भी, आम शहरियों के लिए भी, कारोबारी लोगों के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, सहाफ़ियों के लिए भी, वकला के लिए भी और जजेस के लिए भी, सबके लिए यही होना चाहिए कि एक जैसा कानून और एक जैसा मौका। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो अदालत ने की है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब आ जाएं गवादर वाले इशू पे कि गवादर में हो क्या रहा है और वो लोग क्या मांग रहे हैं। वैसे ये एक फैक्ट है कि गवादर में इस वक्त जो रैली निकली है ख़वातीन की, वो गवादर की तारीख की, और कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की तारीख की ख़वातीन और बच्चों की सबसे बड़ी रैली है जो गवादर को हक दो के नाम से चल रही है। और इसमें गवादर की आवाम बहुत बड़ी तादाद में शिरकत कर रही है। इनके मुतालबात तस्लीम ना होने की सूरत में इन्होंने कहा है कि कोस्टल हाईवे को, ये जो कराची से जाती है कोस्टल हाईवे, उसको और एक्सप्रेस वे को उन्होंने कहा हम बंद कर देंगे। लेकिन बलूचिस्तान के काबीना के 3 अरकान इनको मिले थे, सैयद एहसान शाह, मीर ज़हूर बलेदी और लाला रशीद बलोच। इन्होंने मुतालबात चारों मान लिए थे, लेकिन इसके बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ। ये 4 मुतालबात हैं क्या? ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट मुतालबात हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। पहला मुतालबा यह है कि बलूचिस्तान की जो समुद्री हदूद हैं उनमें ट्रॉलरों के ज़रिए माहीगीरी पर पाबंदी लगाई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्रॉलर माफिया भी लोग इसको कहते हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़ लेते हैं, बड़े सरमायादार होते हैं, ये समंदर के अंदर ट्रॉलर्स लेके आते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़ते हैं और इतनी मछली पकड़ के ले जाते हैं कि जो वहाँ का लोकल माहीगीर होता है, मिसाल के तौर पे एक ट्रॉलर इतनी मछली पकड़ता है कि बहुत सारे माहीगीरों का घर चल सकता है। मछली तो मार्केट में ही आनी है, वही मुनाफा जो बहुत सारे माहीगीर या मछली पकड़ने वाले मछेरे कमा सकते हैं, वो एक ट्रॉलर वाला सरमायादार कमा के ले जाता है। तो ये ट्रॉलर जो है ये दुनिया भर के अंदर मछली पकड़ते हैं। तो यहाँ बलूचिस्तान की हदूद के अंदर ये आ जाते हैं अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे, पैसा वैसा भी खिलाते हैं महकमों को, और ये आके वहाँ पे मछली पकड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि इन ट्रॉलरों को यहाँ से निकाला जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि सरहद पर नकलो हमल की मॉनिटरिंग फ्रंटियर कोर की बजाय ज़िले इंतज़ामिया के हवाले की जाए। यानी जो FC वहाँ पे निगरानी कर रहा है उससे लेकर ज़िले इंतज़ामिया को ये निगरानी दी जाए। अब ये मुतालबात के पीछे मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ बॉर्डर एरिया में ज़्यादातर चीज़ें ईरान से आती हैं। FC की मौजूदगी में लोकल्स को परेशानी भी होती है। अब यहाँ कानून को देखना पड़ेगा, ज़रूरियात को देखना पड़ेगा। ये एक मुतालबा उनका ये है। कोस्ट गार्ड की तहवील में लोगों की गाड़ियाँ छुड़वाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुआवनत फराहम करने का एक मुतालबा शामिल है। जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे आपको पता है गवादर में नॉन कस्टम गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। लोगों के पास वहाँ पे कई दहाइयों से नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं। ये स्वात में भी ऐसा है, यहाँ अरेंजमेंट्स हैं इन इलाकों के अंदर कि लोग नॉन कस्टम गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन इलाकों से बाहर नहीं ले जा सकते। अब वहाँ पे कोस्ट गार्ड वाले ये गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं। ये जो गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, ज़िले इंतज़ामिया को कहा जाए कि वो इनके हवाले कर दी जाएँ या उसके अंदर मुआवनत की जाए।
और आखिरी जो चीज़ वो एक और मांग रहे हैं वो ये है कि जो गवादर के अंदर शराब की फ़रोख्त हो रही है उसको अगले हुक्म तक बंद कर दिया जाए फौरी तौर पे। तो शराब की फ़रोख्त गवादर के अंदर होना ये तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस्लामी मुमलिकत है, और अगर तो हो रही है तो विदाउट एनी लाइसेंस तो हो नहीं सकती, किसी ने लाइसेंस इशू किया होगा। लेकिन उसके ऊपर भी ये कहा गया है कि शराब की फ़रोख्त वहाँ पे बंद करवाई जाए अगले हुक्म तक, क्योंकि इससे अमन व अमान का मसला भी पैदा हो रहा है। और ये मुतालबात तस्लीम कर लिए गए थे, लेकिन इन मुतालबात को अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि दोबारा हम एहतजाज जारी रखेंगे। तो ये है जी गवादर को हक दो का मामला। सबसे बड़ा मामला माहीगीरों का है कि उनका समंदर से जो वो रिज़्क हासिल करते थे वो बाकी लोग ले जाते हैं, ट्रालों वाले बड़े बड़े सरमायादार। और दूसरा जो है उनका गाड़ियाँ भी पकड़ देते हैं उन लोगों की, और वो कह रहे हैं जी हमें वही वाला सहूलत दी जाए। तीसरा वो कहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो मामलात हैं वो फ्रंटियर कोर के बजाय ज़िले इंतज़ामिया देखे। वैसे उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ये काम ज़िले इंतज़ामिया को ही करना चाहिए, वो कर सकते हैं। सिक्योरिटी के इशूज़ जो है वो एक अलग बात है। और आखिरी चीज़ जो वो मांग रहे हैं कि शराब खाने वहाँ पे बंद किए जाएँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।